Hello students, today we discuss new chapter of 12th unit 1 reproduction और उस reproduction में reproductive health। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपन reproductive health। तो देखिए ये जो reproductive health, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है या अपन ऐसा बोले इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले जैसे ही वर्ड आता है हेल्थ, हेल्थ मीन्स ऐसा लगता है कि भाई हेल्थ का मतलब तो ऐसा लगता होगा बॉडी सॉडी बन गई, बॉडी सॉडी बन गई। हेल्थ का मतलब क्या लग रहा होगा कि बॉडी सॉडी बन गई। अब बॉडी सॉडी बनने का मतलब ऐसे डोले सोले बना लिए, दिस इज द हेल्थ। नो, हेल्थ एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया में हेल्थ प्रोग्राम, डिजीज, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इन सब के इस तरह की जो एंडेमिक डिजीज होती हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक फंड प्रोवाइड करता है और इसमें सारी दुनिया के कंट्रीज उसमें फंड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सारी दुनिया में फैलता है वहाँ से। तो WHO जो है इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ऑफ द WHO ये स्विट्जरलैंड में जिनेवा के अंदर स्थित है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा। अब WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू WHO state of well-being, state of well-being। अब well-being जो है ना वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इन ऑल द aspect, all the aspect of reproductive system, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एस्पेक्ट से, इन ऑल द एस्पेक्ट। अब वो एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं? इन एस्पेक्ट में अपन देखते हैं कि मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट एंड सेक्सुअल बिहेवियर। तो इन एस्पेक्ट से जो पर्सन नॉर्मल होता है उस नॉर्मल पर्सन को ही क्या कहा जाता है? हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ एक्चुअल में नॉर्मल और वेल बीइंग पर्सन होना चाहिए इन एस्पेक्ट ऑफ, मानसिक रूप से उससे ठीक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है पर मेंटली डिस्टर्ब है तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, सोशली, फिजिकली एंड सेक्सुअल बिहेवियर। तो इन सभी में जो पर्सन नॉर्मल होता है उसको हेल्दी पर्सन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। बट यहाँ अपन जो अपना टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सेकंड चैप्टर है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लगभग छोटे चैप्टर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब जरूरी है इसमें सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन सबसे पहला स्टेप देखते हैं इसमें नंबर 1 फैमिली प्लानिंग। इसकी बात करते हैं अपन फैमिली प्लानिंग। पहला स्टेप फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग की सबसे पहले जरूरत किसको महसूस हुई? भाई इस समय अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो ग्रेट प्रॉब्लम है उस ग्रेट प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। फर्स्ट चाइना है बट उसके पास एरिया बहुत ज़्यादा अपने से,
इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, बट अपने पास उतना एरिया नहीं, तो अपनी पॉपुलेशन सेकंड है, इसलिए इंडिया में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में पॉपुलेशन एक्ट लाना चाहती है, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आने वाले कल में अपन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, रिसोर्सेस अपने पास नहीं है उतने जितनी जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब यहाँ अपने को थोड़ा सा ज़रूरत हुई फैमिली प्लानिंग की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, नीट में आया हुआ है, इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले, इन इंडिया फर्स्ट फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट फैमिली प्लानिंग इंडिया में जो हुई वो एक्चुअल में अपन देखें तो फर्स्ट फैमिली प्लानिंग इंडिया में सबसे पहले कब हुई, ये एक्चुअल में अपने को जरूरत हुई 1951। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद 1951 में अपने को जरूरत हुई फैमिली प्लानिंग की। क्यों? अपन जानते हैं कि अपन 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, अपने को आज़ादी मिले हुए कुछ ही साल हुए थे 1947, और अपन को ऐसा सोचना पड़ा फैमिली प्लानिंग के बारे में अगले लगभग 4 सालों में। तो उन अगले 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को ये सोचना पड़ा कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके बारे में कुछ तो सोचा जाए। तो ऐसा फैमिली प्लानिंग एक्ट जो थे वो सबसे पहले 1951 में लाया गया, और ये एप्लीकेबल हुआ 1952 में, क्योंकि 1 साल तो उसकी प्रोसेस में लग गया। अब दूसरा क्वेश्चन बना इसी में ही, इंडिया में इन 1970 में ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चेंज, इसको चेंज किया 1951 के बाद में 1970 आगे बढ़ते चले गए अपन। तो इस प्रोग्राम को चेंज करके एक नया नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम। क्या नाम दिया गया? ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम। ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम इसमें किसके लिए? फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी फॉर लाइफ, मतलब ह्यूमन की जो लाइफ क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम का नाम दिया गया ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम 1970 में। और इस ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम को ही नया नाम दिया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या नाम दिया गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, मतलब शॉर्ट में अपन क्या नाम देते हैं? RHC, या इसको RCH नाम देते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। RCH का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चलिए ठीक है, यहाँ तक सब ठीक चल रहा 1970 तक। अब दूसरी बात ये उठ रही थी कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस डायरेक्शन में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की डायरेक्शन में काम। तो इस पॉपुलेशन से प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने को? तो अपन देखते हैं कि फैमिली जो प्लानिंग है उस प्लानिंग अपन तभी करते हैं जब अपन को प्रॉब्लम होती है। यहाँ अपन को जो प्रॉब्लम हो रही थी तो अपन देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ
अवेयरनेस, मतलब लोगों को उतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी ही नहीं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सारी समस्याओं की जड़ तो पॉपुलेशन है आज इंडिया के अंदर। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की जरूरत, लैक ऑफ अवेयरनेस था। दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी तेजी से, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अपने को ऐसा सोचना पड़ा क्योंकि इंडिया के अंदर इतने रिसोर्स है नहीं, जिस रेशियो में फूड बढ़ता है उस रेशियो में पॉपुलेशन उससे जस्ट डबल होती। माल्थस रूल अपन पढ़ती, जियोग्राफी, जियोमेट्रिकल एंड अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिकल ग्रोथ जो होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बट इस फूड बढ़ता है 1 2 3, तो जितना फूड बढ़ता है उससे डबल रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ती, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। दूसरा प्रॉब्लम के साथ साथ में अपन देखते हैं कि एक और दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या थी, मिथ एंड मिसकंसेप्शन। ये क्या है? मिथ एंड मिसकंसेप्शन, ऐसा भ्रम बना हुआ कि भाई पॉपुलेशन बढ़ जाती है अपने आप, बच्चे अल्लाह ईश्वर की देन है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं जबकि तुम्हारा ही रोल है और किसी का रोल है। पॉपुलेशन, अब मान लो किसी फैमिली में किसी के 10 बच्चे पैदा हो, अब 10 बच्चे पैदा होने के बाद में कहा जा रहा है 11वां और दे दे। ये सब तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने, ईश्वर ने जितने झोली में डाल दिए हमने ले लिए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। अरे भाई तुम्हारा ही तो रोल है। मिथ एंड मिसकंसेप्शन बना हुआ है, इसको तोड़ा जाए, इस बारे में बताया जाए भैया इसमें अब अल्लाह या ईश्वर नहीं दे रहा तुमको बच्चे, ये तुम ही पैदा कर रहे हो। सारी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा अपन देखते हैं इसमें कि इलीगल एबॉर्शन, इस बारे में भी भाई इलीगली कोई अबॉर्ट हो जाए, इसमें भी अवेयरनेस पहुंचानी है। इलीगल अबॉर्शन एंड फीमेल फीटिसाइड, ये जो यूज किए जा रहे थे, तो अपन ये देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम अपने सामने थी। इन प्रॉब्लम के लिए अपन को सोचना पड़ा किसके बारे में? फैमिली प्लानिंग के बारे में। और ऐसा अपन ने कब सोचना किया? इंडिया में फर्स्ट 1951। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। अब दूसरी बात जो आ रही थी, दूसरी बात ये आ रही है कि इस फैमिली प्लानिंग के साथ में जो अपने को प्रॉब्लम्स हुई तो अपन ने फैमिली प्लानिंग किया। थर्ड आया कि आखिर क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने पास क्या स्ट्रेटजीज है। तो बेसिकली स्ट्रेटजीज कौन बनाती? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि लोगों में सबसे दिक्कत तो अवेयरनेस की थी, तो सबसे पहला इन्होंने देखा नंबर 1 टू क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस लोगों में पैदा करो, जागृत करो लोगों को कि ये जो जितनी प्रॉब्लम इस समय है वो किसकी वजह से हो रही है? बढ़ी हुई पॉपुलेशन की वजह से। टू क्रिएट अवेयरनेस। अब अवेयरनेस किसके बारे में लोगों को बताएं? क्या क्या बताएं भाई? तो अवेयरनेस अपन किस किस के लिए फैलाएं? अवेयरनेस में सबसे पहले एसटीडी। एसटीडीज का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब है अनसेफ सेक्स। अनसेफ सेक्स करने से बहुत सारी सेक्स के थ्रू डिजीज पैदा होती है, उनको बताया जाए कि भाई इस तरह से डिजीज पैदा होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में कि मेंस्ट्रुएशन से बहुत सारी डिजीज हो सकती है, जैसे एक फिल्म अक्षय कुमार की बनाई थी पैड में, उससे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई यहाँ पर। तीसरा अपन इसमें देखते हैं कि ये लोगों को बताया जाए कि भाई ये जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पफुल हो सकता है कॉन्ट्रासेप्शन।
कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, जो प्रेगनेंसी हैं उनको रोका जाए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाए। इसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में अपन देखेंगे, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। एसटीडीज, मेंस्ट्रुएशन, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के बाद में मान लीजिए कुछ कपल ऐसे हैं जो बच्चा चाहते हैं, इशू चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं वो, बट उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनको कुछ टेक्निक्स, उन प्रॉब्लम्स को टेक्निक्स के द्वारा अलग किया जाए। तो उन टेक्निक्स को बोलते हैं ART। इसका ART का फुल नेम होता है असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या बोलते हैं? असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इनको अपन डिटेल आगे स्टडी करें। तो ये अवेयरनेस ला सकते हैं लोगों में इनके लिए। दूसरी स्ट्रेटेजी अपनी क्या हो? दूसरी स्ट्रेटेजी हो सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन, इस पे लगभग अपन देखते हैं कि अब गवर्नमेंट एक 10th क्लास में, 9th क्लास में एक नया चैप्टर जोड़ती है, सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन में अपन को ये एजुकेट करना होता है कि जो टीनेजर है उसमें हार्मोनल चेंजेस से बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन सब की जानकारी उसमें बताई जाती है, सेक्स एजुकेशन। तो इस सेक्स एजुकेशन में बहुत सारे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। दूसरा, इस सेक्स एजुकेशन को अपन दे सकते हैं बाय प्रिंट मीडिया। अखबारों में देखा होगा ऐड निकलता है, फिर बाय प्रिंट मीडिया, या फिर बाय ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो इनके द्वारा अपन लोगों को बता सकते हैं कि भाई सेक्स एजुकेशन क्या होती है। इनिशियल स्टेज में यदि अपन को बच्चों को पता लगेगा, टीनेजर बच्चों को जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो आगे उनसे बहुत सारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो रोकी जा सकती है। थर्ड जो अवेयरनेस है, थर्ड अवेयरनेस में अपन बात करते हैं इंक्रीज। क्या इंक्रीज है? इंक्रीज इन अवेयरनेस एक और बहुत जरूरी है, मैनेजेबल एज। इंक्रीज मैनेजेबल एज, दिख रहा है ना ठीक से? ये लिखा इंक्रीज मैनेजेबल एज। तो ये अपन कॉमनली जानते हैं इंडिया के अंदर। ये जो गर्ल्स है, गर्ल्स की एज अपन देखते हैं शादी योग्य लड़की, तो ये 18 ईयर, और बॉयज की जो एज है वो 21 ईयर। 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की उम्र होना चाहिए। इससे कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं होना चाहिए। पहले हो जाती थी बाल विवाह, आपने देखा होगा, बालिका वधू सीरियल चलता था। तो वो उसी अवेयरनेस को दूर का अवेयरनेस बताने के लिए दिखाया गया, गर्ल्स एंड बॉयज की एज कितनी होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप अपना हो सकता है, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फोर्थ जो स्टेप है उसमें अपन देखते हैं कि अवेयरनेस स्ट्रेटजीज में अपन क्या बताएं। फोर्थ ये इस डायरेक्शन में है, फोर्थ, ओके, यहाँ फोर्थ ये वाला पार्ट है। इल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। इल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मतलब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं अपने देश पर, अपने कंट्री पर, वो लोगों को पता होना चाहिए। कि जैसे जैसे देखिए अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन अपने से बड़ा एरिया है, बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़। और अपने मुंबई अकेले की पॉपुलेशन कितनी है? 2.5 करोड़। तो समझ सकते हैं अपने इंडिया में कई देश बसे हुए हैं। तो ये जो बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी नीड है, बड़े रिसोर्सेस चाहिए। जब फूड कम हो, लोग ज़्यादा हों, तो वहाँ पर स्ट्रगल बढ़ता है।
तो इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है, देखते हैं अपन, रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 लोगों में 3 काम के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट के लिए पूरी जिंदगी आदमी की खपत हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है पॉपुलेशन। तो इस डायरेक्शन में इंडिया ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में बनाया। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे रिलेटेड, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज अपन तैयार करते हैं। अब स्ट्रेटजीज के साथ साथ दूसरी जो बात आती है कि अपना जो एम क्या है, क्या एम, नेक्स्ट अपन थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में जाते हैं, एम क्या है। तो जो एम है, उद्देश्य अपना क्या है, इस फैमिली प्लानिंग से अपन क्या चाहते हैं, स्ट्रेटजीज बना ली। तो सबसे पहला जो एम है, टू अवॉइड अनवांटेड वर्क। कोई अनवांटेड वर्क है उसको अपन अवॉइड कर, या फिर दूसरा टू ब्रिंग, लेके आए अपन वांटेड वर्क, अपनी मर्जी से अपन चाहें तो आगे बच्चा पैदा कर पाए। तीसरा जो एम है, थर्ड एम ये हो सकता है कि मान लीजिए अपन ने कहा कि इसमें अपन देखते हैं कि जैसे कोई कपल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन पहले इसको देखते हैं, टू रेगुलेट इंटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फीमेल जो मदर है, जो मैटरनल है, उसकी हेल्थ के, टू रेगुलेट इंटरवल बिटवीन टू प्रेगनेंसीज के बीच, 2 प्रेगनेंसी के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर होना चाहिए। तो ये अपना टारगेट होता है, एम होता है इस सारी एजुकेशन से। अब दूसरा, जैसे अपन देखते हैं, मान लीजिए ये मेल और इसकी शादी किसी फीमेल से, फीमेल के बाद में अब आप देखिए, हम दो हमारे इन्होंने 4 पैदा कर, ठीक है। अब इन सबकी फिर से शादियां होंगी, इसके लिए लड़की लाई जाएगी, इसके लिए लड़का लाया जाएगा, इसके लिए लड़की लाई जाएगी, इसके लिए लड़का लाया जाएगा किसी दूसरी फैमिली से। फिर इनका देखो कुनबा पैदा हो गया, इनका कुनबा पैदा हो गया, इनका कुनबा पैदा हुआ, कुनबा पे कुनबा पैदा हुआ। अब आप समझ रहे हो क्या हालत हो रही है। पॉपुलेशन इस डायरेक्शन में लगातार बढ़ रही है। ये देखिए, ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अलग अलग सेक्स, वो आइडेंटिफाई नहीं किया बट सेक्स यहाँ पर है। तो ये क्या है, एक पेडिग्री चार्ट, इससे समझाने की कोशिश की। इतने सारे बच्चे पैदा हो गए एक कपल से, देखिए ये मान लीजिए पेरेंट थे, और इन पेरेंट की जो F1 जेनरेशन आई और ये F2 जेनरेशन आई। अब इसी जेनरेशन में देखो कितने सारे पैदा कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इंडिया के साथ सबसे ज्यादा है। अब दूसरी क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा पार्ट अपन जो देखते हैं, इसमें अपन ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, डेमोग्राफी और सेंसस क्या होता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर